Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स, आप लोगों के साथ तीन बातें करनी हैं। एक बात तो ये कि जरदारी साहब का, आसफ़ अली जरदारी साहब का, जो कि पीपीपी के को चेयरमैन हैं, उनका इंटरव्यू जो कि उन्होंने आसमा शराजी साहिबा को दिया। और दूसरी बात हमने ये करनी है कि जमाइमा खान और इमरान खान का अब तक का क्या लिंक है। और तीसरी बात जो हमने ये करनी है वो ये करनी है कि बल्ले की लड़ाई। बल्ले की लड़ाई में दो चीज़ें शामिल हैं, एक तो बल्ले की लड़ाई है और दूसरा ये है कि बल्ले वालों की लड़ाई है। चलें, इससे पहले कि हम तफसील की तरफ जाएं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर लें। हम फिर भी आपसे एक और रिमाइंडर करवाते हैं, आपको बताते हैं कि हमने जब ये टी ब्रेक वाला सेगमेंट अपना स्टार्ट किया था, टी ब्रेक वाले सेगमेंट के स्टार्ट करने का हमारा जो मकसद था वो मकसद यही था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो दिन की खबरें, सियासत की हों या दूसरी हों या तीसरी कोई भी खबरें हों, वो सुन नहीं सकते, उसके लिए टाइम नहीं निकाल सकते, कोई गुफ्तो शनीद के लिए बातें नहीं कर सकते। तो उस टाइम के लिए हमने एक टी ब्रेक का सेगमेंट रखा जिसमें आप लोग बैठ के अपनी कोई चाय या स्नैक्स वगैरह या काम की जो भी ब्रेक लेते हैं उसमें बातें सुन सकें। उसके मुताल्लिक हमने शुरू में जो है वो डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू की। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों की डिमांड देखकर हम सियासत की तरफ आए, क्योंकि आजकल सियासत इन है। इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं 8 फरवरी को और उनकी इसी हफ्ते में कागजात नामजदगी और बाकी शेड्यूल भी इलेक्शन के आ जाने हैं, इलेक्शन कमीशन ने दे देने हैं। इस मुनासबत से हमने सोचा कि चलें 8 फरवरी तक आपको इस सियासी बीट के मुतल्लक बताएं। ये सियासी बीट डेली रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कोई ना कोई उसमें गर्मा गर्मी या नई चस्के वाली चीज़ आ जाती है जो कि आप लोगों के सामने फिर हम रख देते हैं, और ताकि आप लोगों को भी पता हो जाए कि आजकल ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। तो जो आज की ट्रेंडिंग है, कल रात को जो है वो आसमा शराजी साहब को इंटरव्यू दिया था आसफ़ अली जरदारी साहब ने। आसफ़ अली जरदारी साहब जो कि को चेयरमैन हैं, बेनज़ीर पीपल पार्टी के बाद वो चेयरमैन बन गए थे, लेकिन उन्होंने चेयरमैनी अपने पास नहीं रखी थी। उन्होंने अपने बेटे को बिलावल जरदारी को चेयरमैनी दे दी और खुद जो है वो शरीक चेयरमैन यानी को चेयरमैन बन गए थे। अब वो इंटरव्यू में एक बहुत ही अहम बात करते हैं कि जमाइमा खान और इमरान खान का रिश्ता क्या है अब तक वाला। वो रिश्ता नहीं कि जो जब उनकी शादी हुई फिर उनकी तलाक हुई, उस रिश्ते की बात नहीं हो रही। ये उस रिश्ते की बात हो रही है जो कि रिश्ता आज भी कायम है। हाँ, इसमें कितनी सदाकत है या कितनी सदाकत नहीं है या कोई हवाई तीर है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो जरदारी साहब ही बता सकते हैं, या जरदारी साहब से इंटरव्यू करने के लिए आसमा शराजी साहिबा ने जो इंटरव्यू किया था वो बता सकती हैं। तो चलें, हम आपको सिर्फ उनकी वो जो एक बात थी जो ख़ास कंट्रोवर्शियल बनी वो आपको बताते हैं। वो बात ये थी कि आसफ़ अली जरदारी साहब ने बोला कि इमरान खान साहब किसी सूरत भी जीत ही नहीं सकते। चलें, ये तो बात उनकी ख्वाहिश हो सकती है, उनका जो है वो कोई तजिया हो सकता है, ये चीज़ तो हम मान लेते हैं। इस चीज़ की बुनियाद के ऊपर कोई भी हम उनसे दलील नहीं मांगते। दुनिया को वाज़ेह तस्वीर नज़र आ रही है कि क्या वजह है, किस वजह से ये पैगाम उन्होंने दिया और किस वजह से ये बयान जो है उन्होंने दागा। बहरहाल हमें इस बयान में हक़ाइक़ तो एक अलग तरफ, दूसरी चीज़ हमें इसमें जरदारी साहब की दिली ख्वाहिश जो है वो नज़र आती है। लेकिन इसी के साथ साथ जो दूसरी बात उन्होंने की वो ये थी कि इसी की वजह बनाते हुए एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बोला कि देखें, जमाइमा जो है वो अभी तक इमरान खान को फंडिंग कर रही है यानी जमाइमा जो है वो अभी तक इमरान खान को सियासी फंडिंग कर रही हैं।
जी सियासी फंडिंग किस चीज़ की, ये हमारे लिए परेशानी की बात है, क्योंकि अब तो पीटीआई का जैसे नामो निशान ही नहीं है। हाँ, अब तो जो फंडिंग होगी वो फंडिंग सारी जो है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से होगी वो उनकी, बल्कि कुछ देर पहले पीटीआई वालों का ये फंड रेजिंग का आया भी था कि वो कला की फीसें हमने देनी है तो फंड रेजिंग की करनी है। बहरहाल ये जरदारी साहब का कहना था, हम इसके ऊपर अपना कोई तजिया कोई कमेंट नहीं करते, जिस तरह जरदारी साहब ने बोला उसी तरह हमने आप लोगों के सामने ये बता दिया कि जरदारी साहब का कहना ये है कि जमायमा जो है वो अभी तक पीटीआई को फंड कर रही है। अच्छा, वैसे गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से, गैर कानूनी फंडिंग के हवाले से एक ऑलरेडी भी केस जो है वो पीटीआई के ऊपर चल रहा है, वो जो है अभी तक उसका कोई प्रॉपर फैसला नहीं आया हुआ, वो यानी कि एक जमूद का शिकार है। पिछले जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने, और तब से लेकर अब तक वो जमूद का शिकार है। इसके बाद और केस जो हैं वो पॉपुलर होते गए, जैसे तोशाखाना वाला केस पॉपुलर होता गया, अभी जो है वो साइफर वाला केस चल रहा है वो पॉपुलर होता रहा। वो जो था ना गैर मुल्की फंडिंग वाला, वो उधर का उधर ही अभी रुका हुआ है, उसका कोई फैसला या उसकी बुनियाद के ऊपर कोई कह लें कोई मेजर सज़ा नहीं आई, तो वो अभी तक उधर है। दूसरी बात हम कर रहे थे कि बल्ले की लड़ाई जी आप लोगों ने सुना होगा, गली मोहल्लों में बच्चे खेलते हैं, पार्कों में खेलते हैं, मैदानों में खेलते हैं, और बल्ला जो है वो एक ही हुआ करता है या ज़्यादा से ज़्यादा दो हुए करते हैं। तो फिर उसमें एक तो मैच वाला सिस्टम होता है, दूसरा बारियों वाला सिस्टम होता है, तो उसमें लड़ाई लगी रहती है कि अब हमारी बारी। जी यही हुआ कि बल्ले की लड़ाई, इलेक्शन कमीशन में एक नई दरखास्त आ गई है, एक नई जमात ने दरखास्त दे दी है जी, क्योंकि पीटीआई को इलेक्शन कमीशन ने बोला था इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए अगर बल्ला बचाना है, तो पीटीआई उस तरह से इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवा सकी, तो अब बल्ला उनका हक तो नहीं रहा, तो आप हमें दे दें। एक नई जमात ने ये मुतालबा कर दिया कि आप बल्ला हमें दे दें, यानी इलेक्शन कमीशन को उन्होंने दरखास्त दे दी। अच्छा, इसके दो वजह हैं कि इस तरह क्यों हुआ। पहली वजह तो ये है कि देखें, सिर्फ और सिर्फ बल्ले को डिग्रेड करने के लिए उसके डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि जिस जमात ने बात की वो कोई बहुत बड़ी जमात नहीं है, मेरे लिए तो एक नई सी जमात है, मैं उसका आप लोगों के साथ नाम भी ले लूँ तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। चले इस बात को हम इधर ही रहने देते हैं, अगर आगे बढ़ी तो हम इस पर बात कर लेंगे। अब दूसरी जो वजह मैं बताता हूँ वो दूसरी वजह ये है कि देखें, जैसा आपको भी पता है सर्वेज आते हैं दूसरे तीसरे, उसमें इमरान खान साहब की पीटीआई की पॉपुलैरिटी है, इसके बावजूद कि वो एक जमात बिल्कुल खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी उसकी पॉपुलैरिटी मौजूद है। उसी पॉपुलैरिटी के सिलसिले में अगर किसी को बल्ला अलाट हो जाता है, तो बल्ला अलाट होने में जो भी वोटर जाएगा ना वोट डालने के लिए, उसके जहन में वही पुरानी सारी सिचुएशन चल रही होगी। अगर तो वो ज़रा सा भी नाबल्द होगा कि उसको पता नहीं होगा कि बल्ला अब किसका निशान है, तो वो अगर तो पीटीआई इमरान खान का हामी होगा तो उसको ये बिल्कुल भी गर्ज नहीं होगी कि सामने कौन सा उम्मीदवार है, वो जाएगा और जाके बल्ले के ऊपर स्टैंप लगा के आ जाएगा। तो उससे उस जमात को फ़ायदा हो जाएगा जिस जमात के पास वो बल्ले का इंतखाबी निशान मौजूद होगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं मेरे ख्याल से, अगर बल्ला पीटीआई के पास भी नहीं ना रहेगा तो इलेक्शन कमीशन किसी को अलाट भी नहीं करेगा। लेकिन बहरहाल आप लोगों के साथ ये डिस्कस इसलिए किया, बताया इसलिए कि बल्ले की नई अलाटमेंट के लिए एक दरखास्त मौसूल हो चुकी है इलेक्शन कमीशन को। दूसरी बात, बल्ले वालों की लड़ाई की ये बात है, देखें पीटीआई के अंदर इख्तियारात की जंग तो चलती ही रहती है, और इसी इख्तियारात की जंग के अंदर मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर देखें, जैसे पहले भी हमने बताया था कि पीटीआई में एक वकला का ग्रोह बना हुआ है, एक सियासी कारकुनों का ग्रोह बना हुआ है, फिर वकला के अंदर 3 ग्रोह बने हुए हैं। इन्हीं सारी चीज़ों में अब इन्हीं ग्रोहों में अक्सर किसी भी मामले के ऊपर नोक झोंक भी होती है। कल एक जगह के ऊपर इनकी सिर्फ नोक झोंक नहीं हुई, बल्कि एक जगह के ऊपर बैठे हुए इनके पीटीआई के नुमाइंदगान थे, बाकी सियासी जमातों के
नुमाइंदगान थे, उन नुमाइंदगान में बाकी सियासी जमातों ने भी अपने अपने पॉइंट्स दिए थे, अपने अपने जो है वो स्टांस पेश किए, पीटीआई ने भी पेश किए, लेकिन पीटीआई के उसी स्टांस के अंदर अपने ही लोग एक दूसरे में दस्तों गिरोबान हो गए, जिनको फिर जमात इस्लामी और पीपल पार्टी के लोगों ने जो है वो मिल के जो है वो छुड़ाया और छुड़ा के उनको जो है वो सेपरेट किया। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि देखें, इतनी बर्दाश्त, इतनी लड़ाई के अपने साथियों के साथ ही वो दकमपेल और दस्तों गिरबां वाला सिस्टम और एक दूसरे के ऊपर आवाज़ें कसने, छोड़ो गोगा करना, ये सब कुछ चल रहा है। तो ये देखते हैं जी अभी क्या होना है। अभी तो 2 माह हैं और 2 माह के अंदर देखते हैं कि किस रुख करवट जो है वो बैठता है। क्या पीटीआई को, बल्ले को कोई वाज़ेह अक्सरियत मिल सकती है या नहीं मिल सकती, या कोई इतनी अक्सरियत भी मिल सकती है कि वो दोबारा से अपनी केपीके वाली हुकूमत जो है वो उसको रिटेन कर सकें, या इतनी अक्सरियत मिल सकती है कि वो कोई एक बड़ा नंबर पंजाब में क्रिएट कर सकें। उसके बाद ये भी देखना है कि पंजाब और केपीके के बाद बाकी सारी जगहों से एक लेके क्या कोई फेडरल में वो अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें अभी देखनी बाकी हैं, लेकिन ये देखने के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि 8 फरवरी का रिज़ल्ट आता है और उस रिज़ल्ट में क्या चीज़ें शो होती हैं। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ और फाइनल चीज़ जो आप लोगों से बात करनी थी, एक तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरा ये बताइएगा जो हमारा 100 दिन वाला टारगेट था वो 100 दिन में से आज 92 हो गई हैं ये, और 92 में फिर 93, 4, 5, 6, 7, 8 यानी तकरीबन 7 हमारे पास या 8 हमारे पास बाकी वीडियोस रह गई हैं। हमें आपको हमारा ये वाला सेगमेंट टी ब्रेक कैसा लगा और हमें टी ब्रेक को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर हम टी ब्रेक को कंटिन्यू करते हैं तो टी ब्रेक को किस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाया जाए। ये सियासी बीट जो हमने स्टार्ट की हुई है, इसी सियासी बीट को और चलाया जाए या इस सियासी बीट को इधर ही स्टॉप कर दिया जाए और जिस अंदाज से हमारा पहले टी ब्रेक चल रहा था उस अंदाज से चलाया जाए। इस मामले में आपने ज़रूर राय दीजिएगा, आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा, आप लोगों के मैसेजों का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।